गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। 9 बजकर ठीक 47 मिनट अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज 10 फरवरी 2022 है। फाइनली उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ आप सब जानते हैं कुल 5 राज्यों में अब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के क्या हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में लगभग 54 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से ही। तो भाई, आप में से जितने भी लोग आज वोट करने वाले हैं या अपने वयस्क मताधिकार का उपयोग करने वाले हैं, तो भाई सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा, आज ही का दिन, आज ही का दिन वो दिन होता है जो ये शो करता है। ओके, 58 सीटें हैं, ठीक है भाई। 58 सीटों पर 11 जिलों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आज ही का दिन ये सुनिश्चित करता है कि भाई हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि लोगों के ही द्वारा, आप सब जानते हैं, चाहे विधानसभा हो या चाहे लोकसभा, जिसे जनता कहती है बस उसी को सत्ता मिलती है, वही अपनी सरकार बनाता है। ठीक है, तो यदि आप लोग एलिजिबल है वोट करने के लिए, तो भाई आज समय निकालकर वोट करने के लिए जरूर जाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन 11 जिलों से आप बिलोंग करते हैं जहां पर मतदान हो रहे हैं, तो भाई आप जरूर वहां पर अपने मताधिकार का उपयोग करें। बाकी जब आपके कॉन्स्टिट्युएंसी में इलेक्शंस होंगे तो आप डेफिनेटली वहां पर भी वोट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप उसे वोट कीजिए या उसे, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप अपने वोट करने के जो अधिकार है उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, किसको नहीं, दैट इज अप टू यू। लेकिन वो वोट आप उसके अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, चलिए जी। जल्दी से मुझे याद दिलाइए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। जहां तक मुझे याद है कि हम लोग पहुंचे थे फिरोज शाह तुगलक पर, और हमें शुरुआत फिरोज शाह तुगलक से ही करनी है। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए भाई, आप जानते हैं हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक का पीरियड, मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत में हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत में हम पहुंचे थे तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश तक। तेरह सौ बीस ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश ने। लास्ट हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था, हेडिंग डाल लीजिए। आज हम बात करेंगे और शुरुआत करेंगे फिरोज शाह तुगलक से। मैंने आपको बताया 1351 ईस्वी में सिंध के थट्टा नामक स्थान पर जब मोहम्मद बिन तुगलक थट्टा के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से ही थट्टा पहुंचकर उसकी डेथ हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने अपने ही कजन, अपने ही चचेरे भाई को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसे हम फिरोज शाह तुगलक के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इतिहास में प्रसिद्ध है ये कहलाता है सल्तनत काल का अकबर। इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा काइंड, सबसे ज्यादा परोपकारी सुल्तान माना गया है फिरोज शाह तुगलक को। हमेशा अपनी जनता की भलाई के लिए, जनता के ही कल्याण के लिए काम करने वाला था फिरोज शाह तुगलक, और हमेशा अपनी जनता के हित में ही नियम और कानून बनाया करता था, पॉलिसीज बनाया करता था। भारत में
आप जानते हैं कि भारत में सती प्रथा पर सबसे पहले बैन लगाने वाला, सबसे पहले उसे प्रतिबंधित करने वाला भी सुल्तान कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक हुआ। तो जिस तरीके से ये जनता के लिए नेक और काइंड हार्टेड था, तो आप जानते हैं वैसे ही मुगल काल में कौन था? अकबर। इसने सती प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था, तो उधर मुगल काल में सबसे पहले सती प्रथा अकबर ने प्रतिबंधित की थी। इसको तुलना की जाती है अकबर से। हालांकि देखिए, अकबर का तो जन्म ही 1542 में हुआ था, कहने का मतलब इससे लगभग 200 साल के बाद, ठीक है ना। लेकिन अगर हम दोनों शासकों को आपस में कंपेयर करें, तो आप जानते हैं कि दोनों में कंपैरेटिवली ज्यादा महान और ज्यादा प्रसिद्ध कौन हुआ है? अकबर। इसीलिए इसकी तुलना अकबर से करते हैं, अकबर की तुलना इससे नहीं। हालांकि आप जानते हैं कि भाई फिरोज शाह तुगलक अकबर से बहुत पहले था, तो सही मायनों में तो अकबर को कहना चाहिए मुगल काल का फिरोज शाह तुगलक, लेकिन वो ज्यादा महान है, वो ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसको हम कहते हैं सल्तनत काल का अकबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये है फिरोज शाह तुगलक, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सर एमबीटी ने भी तो लगाया था, कल आपने शायद क्लास अटेंड नहीं करी चौधरी साहब। कल कहां पर आप कहीं रालोद का प्रचार करने गए थे? मैंने कल आपको बताया था कि भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने वाला, केवल प्रयास करने वाला सबसे पहला मोहम्मद बिन तुगलक था। प्रयास करने वाला। लेकिन सती प्रथा को बैन सबसे पहले किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और ध्यान रखेंगे, जहां एक तरफ राजनीतिक तौर पर जहां एक तरफ राजनीतिक तौर पर इसकी तुलना अकबर से की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ धार्मिक कट्टरता में इसे औरंगजेब का भी बड़ा भाई माना जाता है। औरंगजेब का बड़ा भाई भी मतलब ये भी औरंगजेब की तरह पूरी तरीके से कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। इसका उद्देश्य भी इस्लाम धर्म का प्रचार करना, सुन्नियत चलाना। इसने भी कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था, नष्ट करवाया था। और आप जानते हैं ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया लगाने का काम भी किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अभी तक ब्राह्मणों से जजिया नहीं लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने का काम किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। चलिए भाई, इसी के बारे में हमें बात करनी है। लेट्स स्टार्ट। लिखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 6 शहर बसाए। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 300 से भी ज्यादा नगरों की स्थापना की थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा मुख्य हम 6 शहरों के बारे में बात कर रहे हैं, जो किसके द्वारा बसाए गए? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सबसे पहला आप सब जानते हैं, हरियाणा का हिसार जिला। हरियाणा में एक जिला है हिसार, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो भाई हिसार की स्थापना या हिसार को किसने बसाया? हम सब जानते हैं फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। लेकिन हिसार के नाम से नहीं, इसका पुराना नाम था फिरोजा। इसको फिरोजा के नाम से बसाया गया था। सल्तनत काल में इसे फिरोजा कहा जाता था। मुगल काल में, जब मुगल काल आया, जब मुगल डायनेस्टी आई, तो मुगल काल में हिसार को हिसारे फिरोजा कहा जाता था। सबसे पहले इसे फिरोजा कहते थे, फिर हिसारे फिरोजा कहते थे, अब इसे केवल हिसार कहते हैं। तो हिसार को बसाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और हरियाणा का ही एक और जिला लिखेंगे, फतेहाबाद। हरियाणा का ही एक और जिला जो है फतेहाबाद। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र, अपने बेटे के नाम पर कौन सा शहर बसाया था? फतेहाबाद। इसी स्थान पर इसके बेटे का जन्म हुआ था। इसके बेटे का नाम था फतेह खान, और उसी फतेह खान के नाम पर ही इसने बसाया फतेहाबाद। और आप जानती हैं ये दोनों के दोनों शहर कहां पर हैं? हरियाणा में। ठीक है,
इसके बाद तीसरा लिख लीजिए फिरोजपुर, जो कि कहां पर है? पंजाब में। पंजाब का फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है। पंजाब में फिरोजपुर शहर, इसे बसाने का काम भी किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। चौथा शहर लिखेंगे दिल्ली का फिरोज शाह कोटला। दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला। सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, ओके, और पढ़ाते भी अच्छा हो, ओके। बताओ जी, पढ़ाना तो आपने सेकंड प्लेस पे रख दिया। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला। इसके अलावा एक याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। भाई आप जानते हैं जीटी रोड पर यदि आप जाएंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं जीटी रोड पर आगरा से अगला ही जिला कौन सा पड़ेगा? फिरोजाबाद। और आप जानते हैं कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स एंड ग्लास आइटम्स। भाई चूड़ियों के लिए और कांच के सामान के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। इसीलिए फिरोजाबाद को कहते हैं भारत की कांच नगरी, ग्लास सिटी ऑफ इंडिया। भारत की कांच नगरी कहा जाता है किसको? फिरोजाबाद को, ग्लास सिटी ऑफ इंडिया। ये चूड़ियों के लिए और कांच के सामान के लिए प्रसिद्ध है। सर मैं फिरोजाबाद से हूं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो आप फिरोज शाह तुगलक को भी जानते होंगे फिर तो, ऐसी बात है तो। और छठा शहर लिखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का जौनपुर। एक होगा जौनपुर। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई के नाम पर कौन सा शहर बसाया था? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसके बड़े भाई का नाम क्या था? जौना खान। जौना से ही क्या बना है? जौनपुर बना है। और मध्यकाल में जौनपुर ही मुस्लिम शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। ये शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। और जौनपुर की तुलना किससे की जाती थी? ईरान के शिराज से की जाती थी। इसीलिए जौनपुर को ही क्या कहा जाता था? शिराजे हिंद। जौनपुर को कहा जाता था शिराजे हिंद या पूर्व का शिराज। अब ये शिराज क्या है? ध्यान रखेंगे, ईरान में एक शहर है शिराज, और ईरान का शिराज ही उस सबसे फेमस जगह हुआ करती थी जहां पर बेस्ट मुस्लिम एजुकेशन दी जाती थी। और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे भारत में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था जौनपुर। इसीलिए जौनपुर को कहा गया है पूर्व का शिराज। शिराजे हिंद कहलाता है जौनपुर। नोट कीजिए फटाफट। अब याद कीजिए, जब मैंने आपको गयासुद्दीन तुगलक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के लिए नहरों का सबसे पहले निर्माण करवाने वाला कौन हुआ? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन यदि आपसे पूछें कि बताइए दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरें
सबसे ज्यादा नहरें किसने बनवाई थी? तो ध्यान रखेंगे ही वॉज फिरोज शाह तुगलक। लिखेंगे इसी ने दिल्ली सल्तनत में या इसी ने सल्तनत काल में सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरें बनवाई। ही बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स फॉर इरिगेशन। इसी ने सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरें बनवाई। ही बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स फॉर इरिगेशन। लिखेंगे इसने सिरसा में एक नहर का निर्माण करवाया। आप जानते होंगे सिरसा भी कहां पर है? हरियाणा में। लिखेंगे इसने सिरसा में एक नहर का निर्माण करवाया। इसने सिरसा में एक नहर का निर्माण करवाया और लिखेंगे और वहां 1200 फलों के बाग लगवाए। और वहां 1200 फलों के बाग लगवाए। लिखिए इसने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाया। ही डिस्ट्रॉयड जगन्नाथ टेम्पल। और आप जानते हैं कहां पर है? ओडिशा में है जगन्नाथ टेम्पल। ओडिशा के पुरी में है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल। लिखेंगे इसने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाया और ज्वालामुखी मंदिर में और ज्वालामुखी मंदिर में लूट की। ही डिस्ट्रॉयड जगन्नाथ टेम्पल एंड लूटेड ज्वालामुखी टेम्पल। इसने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाया और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है ज्वालामुखी टेम्पल, ज्वालामुखी मंदिर। यहां पर इसने लूट करवाकर पुराने संस्कृत के दस्तावेजों को लूटकर उन्हें नष्ट करवाया था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई धार्मिक कट्टरता में तो इसकी तुलना औरंगजेब के भी बड़े भाई से, इसको कहा जाता है औरंगजेब का भी बड़ा भाई था कट्टरता में। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। लिखिए ये ब्राह्मणों पर, लिखेंगे ये ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम सुल्तान था। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान हु अप्लाइड, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान हु अप्लाइड जजिया ऑन ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला ये प्रथम सुल्तान था। सबसे पहले इसी ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। लिखिए ही अप्लाइड 4 टैक्सेस। ही अप्लाइड 4 टैक्सेस। इसने 4 प्रकार के कर लगाए। ही अप्लाइड 4 टैक्सेस। इसने 4 प्रकार के कर लगाए। सबसे पहला लिखिए खराज। इसने अपने शासनकाल में 4 प्रकार के कर लगाए थे, टैक्सेस लगाए थे, जो कहलाते थे सबसे पहला खराज, जो बेसिकली भूमि कर हुआ करता था, लैंड टैक्स। लिखेंगे जजिया। खराज
दूसरा लिखेंगे जजिया। और आप जानते हैं जजिया कौन दिया करते थे? नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमान। तीसरा लिखिए जकात, जो दिया करते थे कौन? मुसलमान। खराज, जजिया, जकात। और एक ध्यान रखेंगे, एक कहलाता था खुगस, एक कहलाता था खुगस, जो बेसिकली क्या हुआ करता था? युद्ध में लूट का माल। ये चार प्रकार के टैक्सेस फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा उसके शासनकाल में लगवाए गए। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट काम लिखिए, इसने इसने अशोक के टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित करवाया। ही शिफ्टेड अशोकास टोपरा पिलर एंड मेरठ पिलर टू दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक भाई जितना हरियाणा के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बराबर बराबर। दो शहर हमने हरियाणा के पढ़े, हिसार और फतेहाबाद। दो ही शहर हमने उत्तर प्रदेश के पढ़ लिए, फिरोजाबाद और जौनपुर। आप जानते हैं भारत में सबसे पुराने अशोक के अभिलेख कहलाते हैं। और अशोक के दो प्रकार के अभिलेख होते हैं, या तीन प्रकार के कह सकते हैं। एक कहलाते हैं शिलालेख, एक कहलाते हैं गुफा अभिलेख, और एक कहलाते हैं स्तंभ लेख। तो यदि हम अशोक स्तंभों की बात करें, यदि हम अशोक पिलर्स की बात करें, तो भाई अशोक का एक स्तंभ जो क्या कहलाता है? टोपरा स्तंभ, टोपरा पिलर, जो कि हरियाणा के ही कहां से प्राप्त हुआ? यमुनानगर से प्राप्त हुआ। हरियाणा के ही यमुनानगर से प्राप्त हुआ टोपरा स्तंभ, टोपरा पिलर। और उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्राप्त हुआ मेरठ स्तंभ या मेरठ पिलर। तो ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में इस टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ दोनों को दिल्ली स्थानांतरित करवा लिया था। ना तो टोपरा स्तंभ अब हरियाणा में है और ना ही मेरठ स्तंभ अब उत्तर प्रदेश में है। लिखेंगे, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे पहले क्या किया भाई? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लिखेंगे अगला पॉइंट, इसने कुतुब मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। ही रिबिल्ट द टॉप स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। इसने कुतुब मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। भाई फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में 1369 ईस्वी में बिजली गिर जाने के कारण, ड्यू टू लाइटनिंग, आप जानते हैं कुतुब मीनार की जो सबसे ऊपरी मंजिल थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। उसी को रिकंस्ट्रक्ट कराने का काम किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। तो फिरोज शाह तुगलक भी संबंधित है किससे? कुतुब मीनार से। ध्यान रखेंगे, अपने शासनकाल में इसने दो विभाग स्थापित किए। एक गरीब लोगों की सहायता करने के लिए या उनकी आर्थिक मदद करने के लिए। इस विभाग को कहा जाता था दीवाने खैरात। यह विभाग कहलाता था दीवाने खैरात, क्योंकि यहां पर गरीबों में, जरूरतमंदों में
क्या बांटी जाती थी? खैरात बांटी जाती थी, उन्हें आर्थिक मदद की जाती थी। और ध्यान रखेंगे, इसके अलावा एक और विभाग जहां पर लोगों को मुफ्त मेडिकल फैसिलिटीज या चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती थी, इसे कहा जाता था दार उल शिफा। ये कहलाता था दार उल शिफा। दीवाने खैरात और दार उल शिफा। नोट कीजिए फटाफट। अगला पॉइंट लिखिए, इसने सैनिक के पद को अनुवांशिक बनाया। इसने सैनिक के पद को अनुवांशिक बनाया। ही मेड द पोस्ट ऑफ अ सोल्जर हेरिडिटिकल। इसने सैनिक के पद को अनुवांशिक बनाया था। ही मेड द पोस्ट ऑफ अ सोल्जर हेरिडिटिकल कहने का मतलब, इसने ये ऐलान किया था कि यदि मेरी सेना से कोई भी सैनिक सेवानिवृत्त होता है या रिटायर होता है और वो अपने घर में यदि अकेला कमाने वाला व्यक्ति है, तो उसके स्थान पर उसका बेटा भी आकर क्या बन सकता है? सैनिक बन सकता है, ताकि उसका वेतन, उसकी जो सैलरी है वो एज इट इज उसके घर पर जाती रहे। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की डेथ हुई और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के मरते ही बहुत तेजी से दिल्ली सल्तनत का, तुगलक साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद 1388 ईस्वी से 1394 ईस्वी तक मात्र 6 सालों में ही दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर 5 सुल्तान बैठे। लेकिन आपको केवल नाम याद रखना है, द लास्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी वॉज नसीरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान बना नसीरुद्दीन महमूद। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, नसीरुद्दीन महमूद को हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद के ही शासनकाल में 1398 ईस्वी में हुआ, लिख लीजिए, तैमूर का आक्रमण। इन्वेजन ऑफ तैमूर। तैमूर का आक्रमण। तुर्किस्तान में एक जगह हुआ करती थी, तुर्किस्तान में, सॉरी सर बट आप नोट्स अच्छे नहीं बनवा रहे। बेटे मैं नोट्स बनवाने के लिए तो आया ही नहीं हूं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बताया तो है भाई, मेरी हिस्ट्री क्लास नोट्स की एक पूरी की पूरी बुक मार्केट में अवेलेबल है। आप बुक लीजिए, आपने बैच क्यों लिया ये बताइए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके नोट्स बनवाने के लिए आया हूं, भाई मैंने पहले ही दिन कहा है, मैं आपको जो लिखवा रहा हूं ना यहां पर, उसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मैं खुद घर से बनाकर लाया हूं। इतिहास की किसी भी किताब को उठाकर देख लीजिए, ठीक है, सब में ये चीज लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूं। और यदि फिर भी आपको नोट्स से मतलब है, तो भाई मेरी मार्केट में बुक अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे टाइप कीजिए हिस्ट्री क्लास नोट्स बाय अभिषेक सुमन सर। सिंपल सी बात।
सर 1394 से 1414 के बीच क्या हुआ? बेटे 1394 से 1414 के बीच शासन किया नसीरुद्दीन महमूद ने, सामने लिखा तो है। लेकिन 1388 से 1394 तक कुल 5 सुल्तान तुगलक वंश के सिंहासन पर बैठे, थोड़े थोड़े समय के लिए, जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो हम रिवाइज कहां से करेंगे? भाई साहब तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटे, पहले ये बताइए। इतने स्लो मोशन में पढ़ाने के बावजूद भी अगर आपसे नोट्स नहीं बनाए जा रहे तो बताइए भाई, इससे और इस कम स्पीड क्या होगी? तैयारी करने आए हो या मजाक करने, पहले बताइए। तैयारी को तो तैयारी की तरह ही करना पड़ेगा, है ना? भगवान ही मालिक है भाई तुम्हारा। और दोष सरकार को देते हो कि भैया सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही। भाई पहले हम अपनी तो काबिलियत देख लें, है ना, तब मांगे नौकरी सरकार से। 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के ही शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, और वो महत्वपूर्ण घटना थी तैमूर का आक्रमण, इन्वेजन ऑफ तैमूर। तुर्किस्तान में एक जगह हुआ करती थी समरकंद, आज उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान एक कंट्री है, उज्बेकिस्तान एक देश है। तो उज्बेकिस्तान में एक जगह है समरकंद। उसी समरकंद का शासक हुआ करता था तैमूर। एक पांव से लंगड़ा था, इतिहास में तैमूर लंग के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि सैफ अली खान के बेटे का नाम भी तैमूर ही है, आपको पता है। दिल्ली सल्तनत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, लूटपाट करने के उद्देश्य से। ये लूटपाट करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान आया था। इसने दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया था, और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इसने लगभग 1 लाख लोगों का कत्लेआम करवाया था, 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जब तैमूर ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था तो उस समय नसीरुद्दीन महमूद और तुगलक वंश बेहद कमजोर हो चुका था। इसी चीज का फायदा मिला था तैमूर को, और ऊपर से नसीरुद्दीन महमूद का ही एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था खिज्र खान। उसी खिज्र खान ने इस आक्रमण में तैमूर की मदद की थी नसीरुद्दीन महमूद के खिलाफ। इसीलिए इतिहासकारों का कहना है कि नसीरुद्दीन महमूद, इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि भाई नसीरुद्दीन महमूद बेहद कमजोर शासक था, और अपने पास दिल्ली और दिल्ली के आसपास का ही क्षेत्र केवल बचा पाया था। बाकी पूरे के पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था तैमूर ने। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे, ना तो तैमूर को यहां पे रुकना था, ना ही यहां पर शासन करना था। वो तो केवल और केवल लूटपाट करने के उद्देश्य से ही तो आया था। इसीलिए तैमूर ने यहां पर लूटपाट की, हिंदुस्तान को लूटा, और अपने साम्राज्य, अपने जीते हुए क्षेत्र का उसने केयर टेकर बना दिया। किसको? खिज्र खान को। तैमूर तो यहां से वापस लौट गया, लेकिन खिज्र खान उसे समय समय पर राजस्व भेजता रहा, रेवेन्यू भेजता रहा। लेकिन ध्यान रखेंगे, 1414 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद को सिंहासन से हटाकर इसी खिज्र खान ने एक बार फिर से दिल्ली सल्तनत में तख्ता पलट किया, और दिल्ली सल्तनत के एक और वंश की स्थापना की। और आप जानते हैं, इसी खिज्र खान के द्वारा दिल्ली सल्तनत में, लिख लीजिए, सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश की स्थापना की गई। सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश 1414 से लेके 1451 तक
दिल्ली सल्तनत में चला सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। एग्जाम से क्वेश्चन, भाई एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, कुछ कुछ चीजें याद रखनी है बस। जैसे सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की गई, जिसका शासनकाल 1414 ईस्वी से लेके 1421 ईस्वी तक रहा। और ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत में ये सबसे पहला शासक था, ये सबसे पहला रूलर था जिसने खुद को सुल्तान नहीं कहलवाया था, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, बल्कि ही टुक द टाइटल ऑफ हजरत आला, इसके ने हजरत ए आला की उपाधि धारण करके शासन किया था। ये सुल्तान खुद को नहीं कहलवाया करता था। मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश से लेकर इब्राहिम लोदी तक दिल्ली सल्तनत में सारे के सारे ही सुल्तान कहलाएंगे, लेकिन बस सुल्तान नहीं कहलाएगा कौन? सुल्तान नहीं कहलाएगा खिज्र खान। इसने हजरत आला की उपाधि धारण करके शासन किया था। खिज्र खान के बाद इसका अगला सुल्तान बना मुबारक शाह। 1421 से लेके 1434 तक। और ध्यान रखेंगे, इसी मुबारक शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया था बहलोल को। बहलोल जो कि एक अफगानी हुआ करता था, इसी को मुबारक शाह ने अपना वजीर बनाया था। मुबारक शाह के बाद अगला सुल्तान बना मोहम्मद शाह, 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक। और मोहम्मद शाह बहलोल से इतना ज्यादा प्रभावित था कि इसने बहलोल को अपना पुत्र ही घोषित कर दिया, और बहलोल उसी के पुत्र के रूप में रहने लगा। और प्रैक्टिकली सारी की सारी प्रशासनिक और सैन्य शक्तियां बहलोल के पास आ गई, क्योंकि मोहम्मद शाह तो एक अयोग्य शासक था। मोहम्मद शाह के मरने के बाद इसी का पुत्र अगला शासक बना, जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेके 1451 तक। अगला सुल्तान बना अलाउद्दीन रैयत आला हजरत। एक ही बात है बेटे, निशा जी एक ही बात है, परेशान ना होइए। इसके बाद अगला सुल्तान बना अलाउद्दीन आलम शाह, 1545 से 1551 तक, सॉरी 1445 से 1451 तक। लेकिन 1451 में बहलोल के द्वारा ही इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया गया, बगावत कर दी गई। और ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन आलम शाह ने खुद अपनी मर्जी से अपना सिंहासन बहलोल को समर्पित कर दिया, और बहलोल को अपना सिंहासन समर्पित किया। और इसी बहलोल ने भारत के सबसे पहले अफगानी वंश की स्थापना की। अभी तक हमने जितने भी वंश पढ़े, आप जानते हैं वो सारे के सारे क्या थे? तुर्क, वो सारे के सारे टर्किश थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अफगानी वंश की स्थापना की बहलोल ने, जिसे हम जानते हैं लोधी डायनेस्टी के नाम से। हेडिंग डाल लीजिए, लोधी वंश। फोर्टीन 1451 से लेकर 1526, 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में चला लोधी वंश। ये अलाउद्दीन किसका बेटा था? ये अलाउद्दीन मोहम्मद शाह का बेटा था। लोधी डायनेस्टी, सबसे ही पहला पॉइंट लिखेंगे,
ये भारत का प्रथम अफगानी वंश था। दैट वॉज फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया। अभी तक मुसलमानों में केवल और केवल तुर्कों का शासन चल रहा था, तुर्क शासन कर रहे थे, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला अफगानी वंश आया, अफगान वंश आया। द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज, लिख लीजिए, बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई। फोर्टीन 1451 से लेकर 1489 तक लोधी वंश में शासन किया सबसे पहले बहलोल लोधी ने। लिखेंगे सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम के बहलोली सिक्के चलवाए। सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम के बहलोली सिक्के चलवाए। ही इश्यूड बहलोली कॉइन्स ऑफ हिज नेम, इसने अपने नाम के बहलोली सिक्के चलवाए। लिखेंगे ही एडेड जौनपुर इन दिल्ली सल्तनत, इसने जौनपुर को अंतिम रूप से दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। इसने जौनपुर को अंतिम रूप से दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। सर हमारे उधर एक बहलोलपुर नाम का गांव है भाई, हो सकता है यार इसी के नाम पे हो। लिखिए ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ। लिख लीजिए सिकंदर लोधी। 1489 से लेके 1517 तक लोधी वंश का अगला सुल्तान बना सिकंदर लोधी। सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे सिकंदर लोधी में, सिकंदर लोधी के ही शासनकाल में 1498 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ और भारत आया वास्को डी गामा। और हम सब जानते हैं यूरोप से लेके भारत तक पहुंचने के एक नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। 1498 ईस्वी में इसी के शासनकाल में भारत आया वास्को डी गामा। लिखेंगे 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने ही बसाया आगरा। इसी ने यमुना नदी के किनारे आगरा या सिकंदराबाद नामक शहर की स्थापना की। और इसी के 2 साल के बाद 1506 में ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया।
1506 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नई राजधानी बनी आगरा। ये आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया था अपने ही नाम पर, सिकंदराबाद के नाम से। और लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, इसने भी अपने शासनकाल में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। ही ऑल्सो रेनोवेटेड कुतुब मीनार इन हिज रूलिंग पीरियड। इसने भी अपने शासनकाल में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। ही ऑल्सो रेनोवेटेड कुतुब मीनार। इसने भी अपने शासनकाल में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। और ध्यान रखेंगे, इसने एक मेजरमेंट यूनिट चलवाई थी जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता था, या सिकंदरी गज। इसी ने भूमि मापन की एक नई इकाई चलवाई जो कहलाती थी सिकंदरी गज। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी हुआ इब्राहिम लोदी। लिखेंगे, दिल्ली सल्तनत, भारत और लोदी वंश का अंतिम सुल्तान हुआ इब्राहिम लोदी। 1517 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक हिंदुस्तान का अंतिम सुल्तान, हिंदुस्तान का अंतिम सुल्तान कहलाया इब्राहिम लोदी। जितना महान और योग्य सिकंदर लोदी माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे उतना ही अयोग्य माना गया इब्राहिम लोदी को। जितने भी नीतियां और पॉलिसी सिकंदर लोदी ने चलवाई थी, वो सब आकर इब्राहिम लोदी ने बंद करवाई। और यही कारण था कि जो इब्राहिम लोदी था, उसने सिंहासन संभालते ही अपने दिल्ली सल्तनत में कई दुश्मन पैदा कर लिए। जिस साल ये सिंहासन पर बैठा, उसी साल इसका युद्ध लड़ा गया मेवाड़ के शासक राणा सांगा से, जो कहलाता है बैटल ऑफ घटोली। 1517 में हुआ घटोली का युद्ध, बैटल ऑफ घटोली। ध्यान रखेंगे, जो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। आप सबने नाम सुना होगा राणा सांगा। भाई महाराणा प्रताप के दादा हुआ करते थे राणा सांगा। शासक थे कहां के? मेवाड़ के। और इनका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। घटोली का युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी से। और ध्यान रखेंगे, इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। लिख लेंगे, इस युद्ध में राणा सांगा ने या संग्राम सिंह ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया 21 अप्रैल 1526। स्टेट एग्जाम में डेट पूछी जा सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर डेट नहीं पूछते हैं। हरियाणा का ही पेपर दे रहे हैं तो डेट भी पूछ लेगा। 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया
पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। और लिख लेंगे इसमें, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसकी हत्या की। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसकी हत्या की और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। आखिरी पॉइंट इब्राहिम लोदी में लिखेंगे, ये दिल्ली सल्तनत में युद्ध में लड़ते हुए मारा गया प्रथम सुल्तान था। ये दिल्ली सल्तनत में युद्ध में लड़ता हुए मारा जाने वाला प्रथम सुल्तान था। इब्राहिम लोदी के अलावा दिल्ली सल्तनत का कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं है जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया हो। सिर्फ इकलौता इब्राहिम लोदी ऐसा सुल्तान है जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। तो दोस्तों, यहां पर समाप्त होती है दिल्ली सल्तनत। और हमने दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों के बारे में बात की, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो यहां पर कहानी करते हैं समाप्त। अगली क्लास में जब मुलाकात होगी तो हम पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।